सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। मैं निशांत यादव आज पूरे विश्व और बोल सकते हैं पूरे भारत, झारखंड और साथ ही साथ पूरे विश्व में जो कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से उपेक्षित है, उसको लेकर के आज का ये लाइव है, जिसमें आप सभी से अपेक्षा है कि जरूर जुड़ें। आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो चीज़ किसी भी देश के विकास का आधार होता है। उसके बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं होता है, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है भारत देश का कि कभी भी देश की आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक शिक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा कभी भी बनाया ही नहीं गया है। जिस तरह का अगर बोला जाता ना, किसी देश को अगर लूटना है तो जाओ मारो काटो लूट के ले आओ, और पूरी तरह से गुलाम बना लेना हमेशा के लिए, तो वहाँ का शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो, संस्कृति को नष्ट कर दो, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को ऐसे बदलो कि दोबारा कभी वो लोग मानसिक रूप से आपके गुलाम बन के रह जाए। तो ऐसा ही अंग्रेज अधिकारी थे मैकॉले, जिनका शिक्षा पद्धति आज तक हम लोग अपना रहे। अंग्रेज चले गए लेकिन शिक्षा पद्धति आज तक वही हम लोग अपना रहे हैं। अभी वर्तमान का अगर बात करें तो वर्तमान में भी कुछ यही स्थिति है। और वर्तमान की बात करने से पहले एक बात हम लोग कर लेते हैं। एक समय था जब भारत विश्व गुरु बनेगा ऐसा माना जाता था, और पूरे वर्ल्ड में जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ाई झगड़े धर्मवाद इत्यादि पे जब व्यस्त रहती थी, उसमें भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और ये तक्षशिला और नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, पूरे विश्व से छात्र छात्रा आते थे। और भारत का जो वर्चस्व था शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। साथ ही साथ आपको पता होगा कि भारत से बहुत सारा चीज़ ऐसा आया जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया ने किया, चाहे जीरो का आविष्कार हो जाए या फिर दशमलव पद्धति का शुरुआत हो जाए, सारी चीज़ में सारा कुछ हुआ। लेकिन आज अगर हम लोग विचार करें कि आज हमारा शिक्षा व्यवस्था कहाँ पे है, आज हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा पाएंगे कि शिक्षा भारत में शिक्षा मात्र एक औपचारिकता है। और ख़ास तौर से सरकारी शिक्षा, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि भारत में 53% बच्चे आज भी स्कूल नहीं पहुंच पाते। 53% बच्चे आज भी स्कूल नहीं पहुंच पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जागरूकता की कमी। और सबसे बड़ा कारण जो सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षा पद्धति है, सरकारी व्यवस्था जो है, वो इस तरह का व्यवस्था है जिसपे अब लोग को बिलीव नहीं। आज अगर प्राइवेट स्कूल का बात करें कि प्राइवेट स्कूल, अभी रांची का बात किया जाए, पूरे झारखंड सरकार खासतौर से रांची का, तो डीसी साहब ने 2 दिन पहले आदेश निकाला था कि सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं केवल ट्यूशन फीस लेंगे, उसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई शुल्क नहीं लेंगे। दूसरे दिन प्राइवेट स्कूल का एक शिष्टमंडल जाता है, मिलता है जाके डीसी से, और डीसी का आदेश बदल जाता है। डीसी का कहना होता है कि अब इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, अपना आदेश हम वापस लेते हैं। तो आप सोच लीजिए कि सरकारी स्कूल का जो प्रभाव है वो कितना अधिक है कि भारत का जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। पूरा वैल्यू किसका है? प्राइवेट का। अगर यहाँ पर एक बात हम करें, सिंपल सा एक बात करें कि अगर एक बड़ा सरकारी स्कूल का प्राइमरी टीचर है, ठीक है, वो टीचर का सैलरी 70,000 महीना है। अब वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, खुद सरकारी स्कूल का टीचर है, सैलरी 70,000 रुपया महीना है, और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है जहां उस बच्चे का फीस 7,000 रुपया महीना होता है, और वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका सैलरी कितना होता है? तो भैया 5,000 रुपया सैलरी होता है। तो 5,000 रुपया ले करके जो टीचर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। बेहतर एजुकेशन देने के कारण ही वो जो सरकारी स्कूल का टीचर था वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा है, उस टीचर से पढ़ने के लिए भेज रहा है जिसका सैलरी मात्र 5,000 रुपये महीना है, और खुद 70,000 रुपये महीना कमा रहा है। वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया भैया? तो इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसको पता है कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है। तो सरकारी स्कूल की शिक्षा किस बात को समझते हैं? हम ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पर सारी गलती शिक्षकों की है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इस कोरोना काल का अगर हम बात करें, इस कोरोना काल में हुआ क्या कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट। अगर पूरा वर्ल्ड का बात करें तो लगभग 161 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिसका शिक्षा से दूरी बढ़ी गया इस कोरोना काल में।
केवल भारत ही गरीब देश नहीं, बहुत सारे गरीब देश है, नाइजीरिया है, अफ्रीकी कंट्री, बहुत सारे देश का स्थिति गंभीर हो गया शिक्षा के मामले। लेकिन उसके बाद भी विश्व में 51 ऐसे देश है जहां पर अभी स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है, स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारत में क्या स्थिति है भैया, यहाँ पर शराब दुकान आप खोल लेते हैं, शराब दुकान में लोग जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में बैठेंगे, शराब पियेंगे, बियर बार जाएंगे, पार्क में घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, कहीं कोरोना नहीं फैल रहा। कोरोना कहाँ फैल रहा, तो केवल शैक्षणिक संस्थान में कोरोना फैल रहा। ये जो कमी है ना, ये कमी हम में है, ना कि सर जो प्राइवेट स्कूल है, अगर उनका उतना मन बढ़ गया, डीसी को जाके डायरेक्ट बोल दिया, ये बात क्लियरली ये बात बोल दिया कि अगर आप आदेश नहीं बदलते हमको स्कूल बंद करना पड़ेगा। भैया आप स्कूल बंद कर दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है। ये बात हम तब बोल सकते थे जब सरकारी स्कूल का व्यवस्था बेहतर होता, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाते, लेकिन नहीं बोल पाए। उनके कहने पे हम डर गए कि उतना सारा स्कूल प्राइवेट अगर बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, सर डीसी साहब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। यही कारण है कि तुरंत जो आदेश होता है उसमें बदलाव आ जाता है और आदेश को वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह की चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, बच्चे जागरूक नहीं होंगे। इसमें बहुत सारा कारण है। अब कोरोना काल का बात करें, उपेक्षित कैसे है, तो अगर प्राइवेट स्कूल का बात करें, सरकारी स्कूल का बात करें, तो सरकारी स्कूल पूरी तरह से बंद है, सरकार का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन का केवल हम बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए वही टीनएजर्स अभी किसी न किसी स्कूल में जहां कैंप है वहां जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लाइन लगते हैं, वहां पर वैक्सीन लेते हैं। और वही अगर ये बच्चे जो क्लास 9, 10, 8, 12 के बच्चे अगर अभी एग्जाम देने चले जाते हैं, एक क्लास में 20 बच्चे बैठते हैं तो कोरोना हो जाता है। तो शिक्षा के बारे में सबसे बाद में सोचने का मकसद क्या, शायद यही मकसद है कि जब अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो जिस तरह के अभी लोग मंत्री और नेता बनते हैं ना, वैसे वैसे मंत्री और नेता को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि लोग जब एजुकेटेड हो जाएंगे, अच्छा जब ज्ञान अर्जित करेंगे ना, तो उस समय इन लोगों का वैल्यू घट जाएगा और पढ़े लिखे वर्गों का वैल्यू बढ़ेगा। लोग अपना अच्छा बुरा सब कुछ अच्छे से सोच सकते हैं, किसी के बहकावे में नहीं। कल झारखंड का गाइडलाइन आता है, गाइडलाइन में कहा गया कि सारे शैक्षणिक संस्थान को खोल करके छोड़ करके बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। अब ये बताया जाए कि रेस्टोरेंट में अगर 50 लोग बैठ के खाना खाते हैं तो कोरोना नहीं होगा, वही बच्चे पार्क में जाके खेलते हैं तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन वही बच्चे अगर क्लास में बैठ करके पूरे स्कूल में डिसिप्लिन में बैठ करके क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो कोरोना होगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा वर्ड है जिसका अगर वर्णन करें तो उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी से पैसा ले लिया और पैसे का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए कर लिया, फिर किसी से घूस लिया। भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि आप अपना काम अगर अच्छे से नहीं करते हैं, अपने काम में कोताही बरतते हैं और आप बस किसी चीज़ को टालते जाते हैं, जो काम आपको पहले करना चाहिए वो नहीं करते, तो भी भ्रष्टाचार है। तो अभी जो कोरोना काल में एजुकेशन में भ्रष्टाचार है। क्या आपने कभी विचार किया कि शराब दुकान पूरे लॉकडाउन में कभी बंद नहीं हुआ? बियर बार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, कपड़ा दुकान खोलने का परमिशन मिल गया, सैलून खुल गए, जिम खुल गए, खुला क्या नहीं, तो केवल एजुकेशन हब नहीं खुला, शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले गए। बच्चों को ऐसे ही पास किया जा रहा है, बच्चे बस ऐसे ही आए क्लास में, रिजल्ट नहीं आ सकता तो बस ऐसे ही पास कर देना। आप सोच के देखिए इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चे जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो फ़ोन का मिसयूज भी हुआ। चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ऑनलाइन क्लास हमने भी लिया था, और जब ऑनलाइन क्लास के बाद पिछले लॉकडाउन के बाद जब बच्चे से मिले हम, तो देखे बच्चा 0 है और घर से पता चलता है कि बच्चा तो 4-4, 5-5 घंटा मोबाइल इस नाम से लेता है कि मेरा क्लास चल रहा है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, सभी होना चाहिए, सभी चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, नॉलेज हर जगह होना चाहिए, लेकिन इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जिसे पूरा भारत का जो सिस्टम है, जो विकास का मेन पिलर है एजुकेशन, लोग शिक्षित होंगे देश विकास करेगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे देश विकास नहीं करेगा। लोग तुलना करते हैं कि भारत की आबादी ज़्यादा है इसलिए भारत विकास नहीं करता, भारत का आबादी ज़्यादा इसलिए भारत विकास नहीं करता। तो क्या चाइना से ज़्यादा आबादी तो भारत का नहीं है भैया? भारत का आबादी ज़्यादा है, भारत विकास नहीं करता, ऐसा थिंकिंग है, पूर्वाग्रह है। तो चाइना से ज़्यादा आबादी भारत का नहीं है। चीन तो पूरा डेवलप कंट्री है, चीन पूरा डेवलप कंट्री है।
भारत का अगर आबादी ज़्यादा है और युवा वर्ग का आबादी ज़्यादा है, आपको पता होगा भारत में युवा वर्ग का आबादी ज़्यादा है, और यूथ का अगर आबादी ज़्यादा है आपके पास, तो उस यूथ को अगर आप सही तरीके से एजुकेशन देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो आबादी आप पे बोझ नहीं बनेगी बल्कि परिसंपत्ति बनेगी। परिसंपत्ति का अर्थ होता है कि आपका क्या बोलते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। लेकिन ये सारा कुछ कब संभव है, जब उस पर इन्वेस्ट किया जाए। और इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारत में अधिकतर लोग, ये बताएं कि 53% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिनको अपना नाम लिखने नहीं आता। और इंडिया में साक्षर उसे कहा जाता है जो अपना नाम हिंदी में लिख सकते हैं, जो भाषा जानते हैं उसमें लिख सकते हैं। इंडिया में एजुकेटेड उसे कहा जाता है जो अपना नाम लिख सकते हैं। सोचने वाला बात है। तो उस तरह के कितने एजुकेटेड होंगे? भारत का बोला था कि एजुकेशन परसेंट 70% है। 70% कैसे है भैया? नाम लिखने जानते एजुकेटेड हो गया। तो उस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर हम अब एक और चीज़ का बात करते हैं, एजुकेशन कैसे पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया सरकार के द्वारा। जब वैक्सीनेशन का बात आया तो नगर निगम के कर्मी को वैक्सीनेट किया गया, डॉक्टर को वैक्सीनेट किया गया, जो वार्ड पार्षद नेता होते हैं उनको वैक्सीनेट किया। लगभग समाज के सभी वर्गों के लिए अलग कैंप लगा, अलग स्पेशली वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया उनके लिए। क्या शिक्षक का स्थिति इतना खराब है कि इनके लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं खोला? क्या शिक्षक का समाज में कोई योगदान ही नहीं है? ये सारा कुछ अगर गवर्नमेंट इस तरह से चले तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग, उनको जागरूक होना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। आवाज़ अगर आप नहीं उठाते हैं तो भारत कभी भी तरक्की करने वाला नहीं। इस स्थिति में अगर हम बात करें शिक्षक, अगर प्राइवेट संस्थान का बात करें, चाहे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का बात करें, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले शिक्षकों का बात करें, ये है कौन? ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं ना जो जब पढ़ लिख करके सारा चीज़ ट्राई कर लेते हैं, नौकरी कैसे मिलेगा, परेशान हो जाते हैं, जूता चप्पल घिस जाता है, लास्टली परेशान। सरकार का नीति वैकेंसी का कैसा जानते हैं? फॉर्म निकलता है, फॉर्म कैंसिल, एग्जाम हो गया, एग्जाम कैंसिल, रिजल्ट निकला, रिजल्ट भी कैंसिल। करोड़ों रुपया फॉर्म भरवा करके लोग कमा लेते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर जीरो है। आज पूरे इंडिया में 60 लाख वैकेंसी है शिक्षकों का, 60 लाख वैकेंसी शिक्षकों का पूरे इंडिया में। अगर सारा वैकेंसी को भरा जाए तो 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा एजुकेशन में। तो ये वैसे लोग होते हैं जो पढ़ लिख करके भी सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार द्वारा शिक्षा को उपेक्षित करने के कारण कुछ नहीं कर पाते। तो लास्टली ये लोग क्या करते हैं ना, खुद पैसे लेके, लोन लेके कोचिंग सेंटर खोलते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। अब कोचिंग सेंटर खोले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गए, ये कौन व्यक्ति हैं? आपसे 1 रुपया कभी ये सपोर्ट नहीं लिए, ना तो कभी आपने इसका सपोर्ट किया। हम केवल स्टेट गवर्नमेंट का बात नहीं कर रहे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सारे का बात कर रहे हैं। क्या कभी कोचिंग के टीचर को या फिर प्राइवेट स्कूल के टीचर को किसी तरह का कोई फैसिलिटी मिला? रोड पे जो वेंडर होता है ना, उनके लिए 20,000 का लोन, 50,000 का लोन आप दे रहे हैं, ठीक है। लोग के लिए जिसका दुकान बंद है तो बिजली बिल माफ कर दिया गया। पिछले लॉकडाउन में मेरा कोचिंग सेंटर है, 7 महीना बंद रहा। बिजली बिल के लिए जब पेपर में छपा था कि जितने कोचिंग संस्थान उनका बिजली बिल माफ होगा, जब हम वहाँ पे गए, मेरा आके लाइट काट दिया गया। हम जब वहाँ पर गए तो बोला गया कि ये केवल पेपर में छपा था, सरकार की तरफ से मेरे पास कोई आदेश नहीं आया कि बिजली बिल माफ करना, आपके पास है तो दिखाइए। वो हमको क्या दिखाता है कि सरकार बिजली विभाग के दबाव डाला है कि आप अगर 1 महीना में इतना करोड़ रुपया हमको वसूल के नहीं देते हैं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। तो सरकार का दोहरा नीति और दोहरा चरित्र किसी भी हाल में नहीं चलेगा। जितना दिन चल रहा है, कभी ना कभी देश का युवा जागेगा, जागरूक होगा और आप जैसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो। एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, देश कभी तरक्की नहीं करेगा। आप चाहते जो है ना, आपका थिंकिंग जो है कि एजुकेशन को नीचे रखे, लोग पढ़े लिखे कम होंगे, आवाज़ कम उठाएंगे, तो ऐसा नहीं है। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो पैसे के लिए नहीं काम करते, समाज हित में काम करते हैं। पूरे विश्व का अगर कोरोना का बात करें हम, तो 160 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पाते। झारखंड का बात करते हैं, क्योंकि हम झारखंड से, तो झारखंड का अगर बात करते हैं तो झारखंड में ट्राइबल क्षेत्र जितना भी है, क्या वहाँ के बच्चों के पास डाटा भराने के लिए पैसा है? अगर डाटा भराने के लिए महीना 400 रुपया पैसा होता तो सरकारी स्कूल में काहे पढ़ते? प्राइवेट स्कूल में 500 रुपया फी दे के नहीं पढ़ते क्या? वो एकदम पढ़ते हैं। 500 रुपया डाटा वो भराएंगे तो उसका प्राइवेट में पढ़ना, सरकारी में पढ़ना काम क्या है भैया? क्या डाटा भराने का पैसा गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है? बिल्कुल नहीं करा रही है। किसी तरह से कोई
सुविधा नहीं, एजुकेशन को पूरा एकदम गिरा हुआ स्तर पर ले आया गया। जब बोर्ड एग्जामिनेशन आया तो बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड ने एग्जाम ले लिया, झारखंड बोर्ड में आज होगा कल होगा, टालते 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 स्थिति हुआ कि बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिया गया। अब रद्द कर दिया गया तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता है ना कि हमको रिजल्ट कैसे देना है। सीबीएसई इंटरनल मार्क्स देगा। आप हमको ये बताइए कि सरकारी स्कूल में कितना अदर एक्टिविटी होता है, स्कूल के अंदर कितना अदर एक्टिविटी होता है जिस आधार पर बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, तो कोई एक्टिविटी नहीं होता। सरकारी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे कोचिंग पे डिपेंड होते हैं। एजुकेशन सिस्टम में मेरा कोचिंग है, हम बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोचिंग पे डिपेंड होते हैं। सरकारी स्कूल का अगर स्थिति नहीं सुधरता है, प्राइवेट स्कूल का मनमानी जारी रहेगा। आप कितना ही बड़ा पैरवी लगा लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले लॉकडाउन का बात आपने सुना होगा, जगन्नाथ महतो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी भी हैं, कुछ दिन मुख्यमंत्री प्रभार संभाले, उनको कोरोना हुआ था। वो आदेश निकाले कि सारे स्कूल ट्यूशन फीस लेंगे, केवल आदेश निकाले। और 4 दिन बाद उनकी जो पोती थी उसके फी के लिए उनके पास आ गया नोटिस कि फी अगर आप नहीं देते हैं तो नाम काट दिया जाएगा। स्कूल खुद जाते हैं, फीस जमा करते हैं और आके कैमरे में मीडिया पे बोलते हैं हमको तो लगता ही नहीं कि हम एजुकेशन मिनिस्टर, मेरा कोई बात ही नहीं सुनता है। तो काहे का ऐसा सरकार? क्या आज एजुकेशन माफिया जो है, जो बड़े बड़े एजुकेशन माफिया हैं, इतने हावी हैं सरकार पर, इतने हावी हैं सरकारी अधिकारियों पर कि 2 दिन में आदेश को बदलना पड़ जा रहा है सरकारी अधिकारी को। मेरे क्षेत्र में नहीं है, डीसी भी किसी भी जिला का अध्यक्ष होता है, मेन मालिक डीसी होता है, कैसे डिसीजन नहीं ले सकते आप आदेश दीजिए विभाग को, शिक्षा विभाग को, किस पर आदेश लेगा? आप आदेश वापस करते हैं और वहां पे डायरेक्ट बोलते हैं कि शिक्षा विभाग आदेश देगा तब होगा, और शिक्षा विभाग आदेश कब देगा? कभी नहीं देने वाला है। प्राइवेट स्कूल ऐसे ऐसे हैं कि ट्यूशन फी छोड़ दीजिए, बिजली बिल ले रहे हैं, जबकि बच्चा स्कूल गया ना, बिजली का इस्तेमाल ही नहीं किया, बिजली बिल भी लिया जा रहा है, बिल्डिंग चार्ज लिया जा रहा है, साफ सफाई का पैसा लिया जा रहा है, सारा शुल्क लिया जा रहा है। बोलने वाला कौन? अभिभावक संघ। कुकुरमुत्ते के जैसे उग गए रांची शहर में अभिभावक संघ, 1 2 नहीं 8 10 हो गए। अब हमको बताइए, विगत हम जब से होश संभाले तब से अभिभावक संघ के बारे में हम पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित समय होता है। समय क्या होता है? शुरुआत मार्च से लेकर के फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल मई तक अभिभावक संघ रोड में दिखेंगे, मेन रोड में पोस्टर लेके खड़े रहेंगे कि एजुकेशन फी नहीं बढ़ाइए, ये कीजिए, किताब कॉपी स्कूल को बेचना अनिवार्य जो है उस अनिवार्यता को खत्म कीजिए, बच्चे कहीं से भी किताब कॉपी खरीद सकते हैं। लेकिन विगत जब से होश संभाले हैं, 25 साल होश संभाला लगभग हो ही गया होगा। आप बताइए, पूरे झारखंड छोड़ दिए, रांची का एक भी ऐसा स्कूल बता दीजिए प्राइवेट स्कूल जो किताब खुद नहीं बेचता है। एक भी ऐसा स्कूल बता दीजिए प्राइवेट स्कूल जहां हर वर्ष 10% फीस नहीं बढ़ता है। एक भी प्राइवेट स्कूल ऐसा बता दीजिए जहां किसी प्रकार का शुल्क में छूट दिया जाता है। एक भी स्कूल नहीं है। तो अभिभावक संघ क्या उतना दिन से झक मार रहा है? ये लोग का अभिभावक संघ देखिए खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। जितने भी अभिभावक संघ हैं प्राइवेट स्कूल के खिलाफ, पोस्टर बैनर और रोड में धरना देने से नहीं होगा, ठीक है, या फिर कॉम्प्रोमाइज करके एडमिशन ले लेने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं किसी एक अभिभावक संघ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जितने अभिभावक संघ है सारे पे ब्लेम करता हूँ, सारे पे, ठीक है। पोस्टर बैनर ले करके रोड में जाने से जब डीसी के आदेश को बदलना पड़ जा रहा है, शिक्षा मंत्री के पोती से शिक्षा मंत्री से फीस ले लिया जा रहा है कि नहीं दीजिएगा तो हम नाम काट देंगे, तो आपका क्या औकात है? कोई औकात नहीं। एक ही औकात, एक ही चीज है, पूरे देश के, पूरे झारखंड के नागरिक को एक होना पड़ेगा। जो स्कूल में बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चे, उनको आवाज उठाना पड़ेगा, बच्चों के माता पिता को आवाज उठाना पड़ेगा। और जितने अभिभावक संघ है, एक बैनर पर आइए, कोर्ट में केस कीजिए, उसके बाद देखिए कैसे बदलाव आता है। सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्यों नहीं सुधर सकता? एकदम सुधर सकता है। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स एकजुट हो जाएं, एकदम सुधरेगा। लेकिन ये देखने वाला कोई है ही नहीं, पूरी तरह से एकदम ये क्या बोले, मतलब एजुकेशन से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, सबका वही स्थिति है। कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं ना कि 2-2 साल का फी एक बार जमा करा लेते हैं। और कोचिंग संस्थान का अगर बात करें तो बहुत सारे, मतलब बोल सकते हैं माफिया, शिक्षा माफिया, बहुत सारा फिल्म आया देखा होगा। अब आपको और हमको डिसाइड करना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना तो शिक्षा को आधार बनाना पड़ेगा, शिक्षा के आधार, शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, बाकी सारा चीज होगी। जब से देश आजाद हुआ एजुकेशन पे कोई काम नहीं, जीरो।
एकदम जीरो है एजुकेशन। सरकारी स्कूल में ऐसे ऐसे टीचर हैं, सरकारी स्कूल में ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता। मुझे पता है, मेरे कोचिंग में बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल के, वो बताते हैं असलियत क्या है। तो सरकारी स्कूल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो जो पेरेंट्स है ना उनको रेगुलर सरकारी स्कूल जाना पड़ेगा, सरकारी स्कूल के शिक्षकों से मिलना पड़ेगा, प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा कि आप हमको डिटेल्स दीजिए कि एक सप्ताह में क्या पढ़ाई हुआ, एक महीना में क्या पढ़ाई हुआ। डीओ पर दबाव डालिए, डीओ से मिलने प्रत्येक महीना 50 लोग का टीम पहुंच जाइए, शिक्षा मंत्री से मिलने 50 लोग का टीम पहुंच जाइए। एक बात आप समझ लीजिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल है बड़े बड़े, वो किसी ना किसी बड़े नेता या उद्योगपति के स्कूल है, किसी ना किसी बड़े नेता मंत्री के रिलेटिव्स और उद्योगपति के स्कूल है। खुल के मैं बोल रहा हूँ, उनके स्कूल है और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो फीस बढ़ाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते, किताब स्कूल से बेचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आपके पास क्या है? जितने अभिभावक संघ हैं जो वाकई में चाहते हैं कि काम हो, जो अपना पर्सनल लाभ नहीं देखते, या फिर जो जिनको ये नहीं देखना कि मेरा पेपर में फोटो छपे। हाई कोर्ट में केस कीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए ना। मेन रोड में धरना देने से क्या स्कूल वाले को कोई दिक्कत हो जाएगा? पेपर में कल न्यूज़ पढ़ लेगा, क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? उसको कुछ नहीं होगा। जब डीसी के आदेश को नहीं मानेगा, शिक्षा मंत्री से फीस ले लेगा, तो आपको कितना वैल्यू देगा? एक ही काम कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल को सुधारना है, उनको औकात में लाना है, या फिर एजुकेशन सिस्टम को ठीक बनाना है। जो बच्चे ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, जो केवल नाम के पढ़ते हैं, जो मिड डे मील खाने स्कूल जाते हैं कि दोपहर में मिड डे मील खाएंगे और घर आ जाएंगे, पढ़ाना उद्देश्य नहीं होता है। सरकार मिड डे मील की नीति लाए। मैं जानता हूँ कि सरकार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। मैं सराहना करता हूँ सरकार के मिड डे मील की नीति की, लेकिन सरकार का मिड डे मील का नीति का मेन उद्देश्य केवल इतना है कि बच्चे स्कूल आए, बस स्कूल आए, अटेंडेंस बने, पढ़ाई हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया मिड डे मील का जो नीतियाँ बना रहे हैं ना, मिड डे मील जो आप खिला रहे हैं बच्चों को, मान लीजिए एक महीना में बच्चा 2000 का खाना खा लेता है, और बच्चा को बोलिए कि आप आइए मेरे स्कूल में पढ़िए सरकारी स्कूल में, और अगर आप अच्छा करते हैं, थोड़ा सा ही बेहतर करते हैं, तो 2000, 1000, 500 रुपया महीना में आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो माँ बाप जो अपने बच्चों को काम पे भेजते हैं ना, काम करने, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो माँ बाप अपने बच्चों को आपके स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उनका आय, बच्चे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि हमको स्कॉलरशिप मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। मिड डे मील पे पैसा देना बंद कीजिए, मिड डे मील की जगह पर आप स्कॉलरशिप का सिस्टम को लाइए। बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं। हम आपके जैसे लोग जिस पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, हमसे बात करने वाला कोई नहीं, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। अगर डीसी से आपको इस मुद्दे पे मिलने जाना है तो शायद 10 दिन जाके वहाँ मिलेंगे, 10 दिन बाहर आके चक्कर लगाएंगे, तब 11वां दिन आपको बोलेगा ठीक है आज मिल लेते हैं, जैसे एहसान कर दे रहा। तो जितना भी सारा मुद्दा का बात हम आज यहाँ पे किए हैं, आपसे एक सपोर्ट का जरूरत होगा हम लोगों को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ये केवल पूरे रांची झारखंड के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए है। जो सरकारी स्कूल का उपेक्षा है, सरकारी स्कूल का जो स्थिति है उसको सुधारा, जिस दिन सुधारा गया ना। अभी हम पढ़ते हैं कभी कभी दिल्ली के बारे में, दिल्ली में सरकारी एजुकेशन पे बहुत काम हुआ, भले वहाँ जो गवर्नमेंट है दूसरा क्या काम करती है या फिर किस पे आरोप लगा रही है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। एजुकेशन पे जो वहाँ काम हुआ हम उसका बात करें, बहुत बेहतर काम हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ का जो आज सरकारी स्कूल वो प्राइवेट से बेहतर है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं रेगुलर स्कूल का दौरा करते हैं, यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं। अगर हम आपसे पूछ जब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तो शायद आपको नहीं पता होगा। जगन्नाथ महतो बताएंगे, जो कि अभी कोरोना काल में एडमिट थे, उनका एक्स्ट्रा कार्यभार संभाले हुए हेमंत सोरेन जी। कितना बार एजुकेशन पे बात किए बताइए? एक बार एजुकेशन पे बात नहीं किया गया। एग्जाम लेना क्या संभव नहीं था जब लॉकडाउन? अब संडे को पूरा लॉकडाउन लगा सकते हैं कि कोई आदमी कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या पूरा लॉकडाउन लगा करके केवल बच्चों को छूट दे करके एग्जाम सेंटर में ले जा करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए होम सेंटर के साथ एग्जाम नहीं लिया जा सकता था? एकदम लिया जा सकता था। कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सरकार इस खिलवाड़ को बंद करे, वरना आने वाला जो टाइम होगा ना, जिस दिन युवा जाग जाएगा, जो बच्चे जो आवाज़ आज उठ रहा है, ये ज़्यादा अगर बढ़ गया तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो 70,000 सैलरी, 70,000 80,000 सैलरी जो उठाते हैं ना, उसका इस्तेमाल कीजिए।
अपना पूरा क्षमता दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, कंपटीशन लाइए बच्चों में, एक्स्ट्रा समय दीजिए बच्चों को। एजुकेशन को नहीं बेहतर करेंगे, पूरे लाइफ में सैकड़ों साल चले जाइए, भारत कभी विकसित देश नहीं बनेगा। और जहाँ तक अभी हम बात किए थे ना, आबादी जो लोग मुद्दा बनाते हैं, हम बताए थे कि चाइना का आबादी भारत से बहुत ज़्यादा है। चाइना डेवलप कंट्री क्यों? क्योंकि वो वहाँ के बच्चों में इन्वेस्ट करता है। भारत में क्या है, बच्चों में इन्वेस्ट नहीं, एजुकेशन और हेल्थ से कोई मतलब ही नहीं। युवा वर्ग, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके घर में 2 माँ बाप और एक बच्चा है, एक बच्चा डॉक्टर है, 2 माँ बाप है, तो घर अच्छे से चलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एक घर है जहाँ मान लीजिए कि जागरूकता के अभाव में 4 बच्चा हो गया है और माँ बाप है, आबादी ज़्यादा है, और चारों बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो बताइए उस घर में कभी कोई तकलीफ होगा क्या? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। तो ये चारों बच्चा को डॉक्टर बनने के लिए अगर माँ बाप सक्षम है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, मेडिकल करवाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चे उपेक्षित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनका इनकम कम है, जो सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं, उन बच्चों का क्या? उन बच्चों का क्या? उन बच्चों के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकारी स्कूल का सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम निरीक्षण करना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में कैमरा लगाना पड़ेगा प्रत्येक क्लासरूम में, और एक टीम बना करके मंथली या फिर साप्ताहिक उसका निरीक्षण करवाना पड़ेगा कि किस टीचर ने क्लास लिया, किसने नहीं लिया, कौन आता है, कौन जाता है, स्कूल का स्थिति कैसा है, सारा कुछ। इसको लेकर के हम लोगों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ के बैनर तले का आंदोलन किया था। ये सारा चीज़ हम लोगों ने सौंपा था डीओ को, डीसी पे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री नीरा यादव को भी। लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 200-300 लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक पूरा समाज नहीं उठेगा, जितने शैक्षणिक संस्थान के लोग हैं वो एकजुट नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एकजुट होने के लिए आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। अभिभावक मंच जितने 50 तरह के बने सब एक मंच पे। अगर आपको वाकई में आप काम करना चाहते हैं, वाकई में आप चाहते हैं शिक्षा में सुधार हो जाए, प्राइवेट स्कूल जो एक्स्ट्रा पैसा जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो सब बंद हो जाए, तो आपको एक मंच पे आना पड़ेगा और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बैनर पोस्टर लेकर के कुछ होने वाला नहीं है। रोड जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग आज इस लाइव से जुड़े हुए हैं, सबसे आग्रह होगा कि इसको जितना शेयर कर सकते हैं करें। आपकी इच्छा है तो शेयर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज तक कभी बात हुआ नहीं। तो हो सकता है कि इसके बाद बात शुरू हो जाए। और जितने लोग हैं आपसे एक आग्रह होगा, जितने बच्चे हैं उससे भी आग्रह होगा, जितने पेरेंट्स हैं उनसे भी आग्रह होगा कि इसके विरोध के लिए रोड पे तो अब आ नहीं सकते हैं, कोरोना है। कम से कम घर में एक तख्ती लें, तख्ती के ऊपर लिख दें कि चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको उपेक्षित ना करें, शैक्षणिक संस्थान और शिक्षकों पर विशेष ध्यान दें और हमारी शिक्षा से खिलवाड़ ना करें। बच्चे ही देश का भविष्य हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य से ही देश का विकास संभव है। ये चीज़ लिख करके सभी लोग कम से कम एक तख्ती बनाइए, उसको लिखिए अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो सकता है अधिक से अधिक उसको सरकार तक पहुंचाइए। सरकार तक पहुंचाने से सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आप अगर 2000 लोग इस चीज़ को करेंगे ना तो बाकी के 2000 लोग आपसे प्रेरित होंगे और वो इस चीज़ को करेंगे। तो उनके दिमाग में कभी ना कभी रहेगा कि नहीं ऐसा किया जा सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा, हम लोग आपस में मिलकर अच्छे से काम करें, सब कुछ सही रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक टीम बना लें और टीम बना करके कम से कम रांची में जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था है या फिर जो भी शिक्षा को लेकर जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल सके। कुछ वर्ष पहले, आज से 3-4 वर्ष पहले क्या था, सरकारी स्कूल में क्या दिक्कत था भैया? कॉपी किताब है गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चा को किताब दिया नहीं जा रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया। हम लोग केवल 10-12 लोग का टीम जो बना था ना, उसमें हमको लगता है कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम 4 लाख 5 लाख का घोटाला हो रहा था, जिसको हम लोगों ने सुधारा। एक एसएन मारवाड़ी स्कूल है जहाँ बच्चों को किताबें नहीं दिया था, 800 स्टूडेंट, एक सेट किताब का दाम कम से कम 800 रुपया। सोच लीजिए कितना का घोटाला था, वो बेच दिया जाता, सीधी सी बात है। उसके बाद बहुत सारे मिशनरीज स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। मिशनरीज स्कूल का कहानी क्या कि हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में पैसा। ठीक है, जेन्युइन पैसा लीजिए, आपको भी स्कूल चलाना है, आपको भी बच्चों को पेमेंट करना है, आपको अपना बिल्डिंग किराया देना है, जेन्युइन फीस लीजिए। अब किसी एक मुद्दे पर
बना करके आप फीस ले लेना। हम क्रिसमस का बात करें, जितने ही मिशन स्कूल हैं, क्रिसमस में क्या होता है, भैया अपने घर से ये सामान लाइए, ये सामान लाइए, जो डोनेशन करना चाहते हैं डोनेशन कीजिए। जो बच्चे खुद सक्षम नहीं है ना, जब वहाँ पे 500 बच्चों को भी बोला जाता आप ये लाइए, तो वो नहीं लाएंगे तो उनको शर्म लगता है, ठीक है, वो मजबूरी में ले जा करके देते हैं और आप उसको दूसरी जगह पर दे करके बाकी जो आपका एजेंडा उसको आप चलाते हैं। क्या एजेंडा हम बोलने का जरूरत नहीं है। और जहाँ तक आज भारत में जो भी समस्या है, चाहे अगर अब लव जिहाद का जो मैटर चलता है, धर्मांतरण का जो मैटर चलता है, सब क्यों? क्योंकि भारतीय युवा का अपनी शिक्षा से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाना है। क्या सभी स्कूलों में, सभी कोचिंग संस्थानों में एक दिन ऐसा नहीं हो सकता है फिर टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को अपनी संस्कृति शिक्षा के बारे में नहीं बता सकते? क्या बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है भैया कि एक बैच खड़ा है, दूसरा बैच बाहर खड़ा है, एक बैच पढ़ा रहे हैं, तुरंत छुट्टी देना, लाना है। क्या पैसा से मतलब? यही जो पैसा से मतलब के कारण ही ना जितने भी कोचिंग संस्थान हैं रांची शहर में, कल पैसा के कारण ही, समाज से नहीं जुड़े होने के कारण ही आज इस चीज़ को झेल रहे हैं। क्योंकि उसको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग यूनाइट नहीं, सब एक दूसरे से कंपटीशन है, कभी किसी का समाज से कोई मतलब ही नहीं रहा। कोचिंग है, बच्चों से पैसे लिए, भेजे, हो गया, बात खत्म। आज अगर यूनाइट रहते हैं ना, और जितने भी कोचिंग संस्थान रांची में सब मिल करके एक वर्चुअल धरना दे देते हैं, कुछ प्रेशर बनता सरकार पे, अनशन कर देते भैया, कुछ प्रेशर बनता। आप हमको ऑप्शन दीजिए ना, 50% के साथ आप खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, बार खोल दिए, सब कुछ खोल दिए। 50% के साथ बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते स्कूल में? जबकि बच्चे स्कूल में पूरे डिसिप्लिन में बैठते हैं, और जो शराब पीते हैं 50% के साथ, जो बियर बार में जाके शराब पियेंगे, क्या वो डिसिप्लिन में रहेंगे? क्या उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? आप हमको इतना बात बता दीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक भी कंट्री का नाम बता दीजिए जहां किसी स्कूल की वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया हो। एक भी नहीं। झारखंड में जितने भी जिले हैं उसका बात बता दीजिए कि कहीं भी किसी स्कूल में स्कूली बच्चों की वजह से कोरोना फैल गया हो, एक भी नहीं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। एजुकेशन अगर नहीं सुधरता है तो कभी भी भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा, किसी भी हाल में नहीं बन पाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है फिर से आप लोगों से कि वर्चुअल धरना जो बताएं, तख्ती के साथ कम से कम बैठिए, फोटो खींचिए, उसको अपडेट कीजिए अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, और लोग को प्रेरित कीजिए। पूरे रांची शहर में कम से कम ये होना चाहिए कि जब बार, रेस्टोरेंट ये सब जब खोल दिया गया है तो बच्चों को पढ़ाई करने का हक है। संवैधानिक अधिकार में शिक्षा और संस्कृति का भी अधिकार है, तो वो संवैधानिक अधिकार को सरकार भूल जाती, कल अपने अधिकार को याद रखती है। टैक्स मिल रहा है शराब बेचने से, रिवेन्यू मिल रहा है, शराब दुकान कहीं बंद नहीं होता है। एजुकेशन से कुछ नहीं मिल रहा है, बंद करके रखे हुए। तो ये सब काम नहीं चलेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी सपोर्ट करें, समर्थन करें। इस मुद्दे पर हम लोग बहुत जल्द एक टीम बनाएंगे और कोरोना जैसे ही खत्म होगा, सरकारी स्कूल की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, उनका भी एक टीम बनना चाहिए। लेकिन वैसे लोग का ही टीम बनना चाहिए। एक तो बहुत बड़े बड़े वर्ग है जिनका टीम बन चुका है, जो डीसी के पास बैठ करके अपना काम करा लिए। एक वैसे प्राइवेट स्कूल जो समाज हित के लिए काम करते हैं, जो बच्चों को फ्री में भी एजुकेशन देते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट स्कूल खराब है, कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन तक दे देते हैं। तो वैसे स्कूलों का एक टीम बनना चाहिए। हम लोग सब मिल के टीम बनाएंगे, इस पर काम करेंगे। बशर्ते आप लोग का सहयोग चाहिए। जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं अपने अपने फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। फिर से कुछ दिन बाद देखते हैं, अगर कुछ नया इस तरह का चीज़ आता है एजुकेशन को लेकर के, तो हम लोग एक वर्चुअल मीटिंग आपस में कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर आगे काम बढ़ाएंगे। तो जितने भी मुद्दे थे, अभिभावक सर से निवेदन होगा, एक बैनर के रूप में आइए, एक बैनर में आइए और काम कीजिए। जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट स्कूल जो समाज हित में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन देना बहुत बड़ा बात होता है। समाज हित में काम करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण होता है एजुकेशन। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि उसी के प्रयास से किसी देश का निर्माण होता है। तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत आगे आएँ और इस पर काम करें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री राम।